दोस्तों, जब डीएम साहिबा एक साधारण महिला बनकर बाजार में निकली, तो उसे पता चलता है कि बाजार केवल सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, एक कब्रगाह बन गया है। वहां का दरोगा रात में उनसे पैसा वसूली करता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, और जो नहीं देता है, तो उसके दुकान को जला दिया जाता है। उनको वहीं बुरी तरह से मारा जाता है और उनके बहू बेटियों के सामने उनका मजाक बनाया जाता है। जब डीएम साहिबा भश बदलकर खुद फल बेचने वाली बनकर पहुंची, तो उसके साथ भी वही काम हुआ। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। जब अनन्या ने अफसर का चार्ज लिया, ना तो सोचा था सिस्टम में रहकर कुछ बदलने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो पहली ही फाइल उनके सामने आई, उसमें कुछ ऐसा था कि रूह तक कांप गई। दुकानदार, वो छोटे मोटे लोग जो सुबह से लेकर रात तक दो पैसे के लिए खपते हैं, वह लोग आत्महत्या कर रहे थे। वजह थी दरोगा की अवैध वसूली, हफ्ता वसूली। सोचो कोई कितनी मजबूरी में होगा जो अपनी जान दे दे। अनन्या बैठी बैठी बहुत देर तक कुछ सोचती रही। फिर एकदम से उनकी आंखों में आग सी जल उठी। बोली, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। अंदर से और जड़ से भी वह जानती थी कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें पलटने से यह गंदगी नहीं साफ होने वाली। एक रात उन्होंने ठान लिया, अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने का। उसी रात उन्होंने अपना असली चेहरा छिपा लिया। पहन ली एक सीधी साधी सलवार कमीज, सिर पर लिया पुराना सा दुपट्टा और चेहरे पर बना लिया एक नकली दाग, जैसे कोई मामूली औरत हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह औरत वही अनन्या है। शहर की सबसे पावरफुल अफसर करीब रात के 9 बजे होंगे। अनन्या अपनी पुरानी सी साइकिल लेकर गलियों में निकली। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन साथ ही कुछ हलचल भी। गली के हर मोड़ पर डर घुला हुआ था। कोई जोर से बोल भी नहीं रहा था, जैसे आवाज भी डरती हो। चलते चलते एक चाय की दुकान दिखी। दुकान छोटी सी थी, पर जलती हुई ढिबरी और उसमें चाय का उबलता पानी बता रहा था कि कोई अंदर है। अनन्या रुकी और देखा, एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय बना रहा है। अनन्या ने धीरे से पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोल रखी है? बूढ़ा चाय वाला पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, बेटियां, फुसफुसाना का टाइम हो गया है। अनन्या थोड़ा चौंकी, कौन फुसफुसाना? बूढ़ा फिर से इधर उधर देख के बोला, दारोगा रघुवीर सिंह हर दुकान से 5 लाख लेता है, और जो ना दे उसकी दुकान में आग लग जाती है। यह सुनते ही अनन्या का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को संभाला, चेहरा शांत रखा, पर अंदर लावा फूट रहा था। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि एक तेज हेडलाइट की रोशनी से पूरी गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर घुसी। गाड़ी से उतरा रघुवीर, लंबा चौड़ा, आंखों में गंदा सा घमंड और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो झड़ से भी जहरीली लगे। उसके पीछे 4 सिपाही थे, सबके हाथ में लाठी और बंदूकें। गली में खामोशी छा गई थी। दुकानदार एक एक करके उसकी जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा पकड़ा रहे थे। सबके चेहरों पर डर लिखा था। लेकिन तभी एक लड़का होगा, कोई 22 साल का, उसने लिफाफा देने से मना कर दिया। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी वही जहरीली मुस्कान फेंकी। अनन्या दूर खड़ी सब देख रही थी और उसे समझ आ गया, आज की रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उन्होंने चुपचाप मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह जवान लड़का था, रमेश। उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। मां बीमार थी और वह लाख दवा के लिए जोड़ रहा था, लेकिन दारोगा को नहीं देना चाहता था। रमेश ने कहा, दारोगा साहब, मेरी मां मर रही है, मेरे पास देने को कुछ नहीं। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तेरी मां मरे या तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने रमेश को पकड़ा, दुकान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। रमेश चीखता रहा, नहीं, मेरी दुकान मत जलाओ। आग की लपटें आसमान तक उठ गई। रमेश की मेहनत पल में राख हो गई। रघुवीर ने उसके सामने नोटों का बंडल फेंका और बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वह पल कैमरे में कैद कर लिया। वह जानती थी, इस शहर को अगर बचाना है तो अब मैदान में उतरना ही होगा। रात को उन्होंने सबूतों के साथ अपने क्वार्टर में बैठकर प्लान तैयार किया। उन्हें पता था रघुवीर अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, शायद नेता, शायद पुलिस अफसर। उन्हें और सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद असिस्टेंट सुनील को बुलाया, तेज तर्रार, बहादुर और अनन्या के लिए जान देने को तैयार।
अनन्या ने कहा, सुनील, मुझे रघुवीर की हर हरकत पर नजर चाहिए। सुनील बोला, मैडम यह खतरनाक है। अगर उसे भनक लग गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अनन्या ने उसका कंधा थपथपाया। मुझे तुम पर भरोसा है। सुनील ने मिशन शुरू किया। उधर अनन्या ने फिर बेच बदला। इस बार फल बेचने वाली बनी। उन्होंने देखा रघुवीर की जीप एक होटल के पीछे रुकी। एक आदमी काले कोट में आया। रघुवीर को बैग थमाया। अनन्या ने फोटो खींची। सस्पेंस गहराता जा रहा था। क्या यही मास्टरमाइंड था? इसी बीच सुनील को पता चला कि रघुवीर हर हफ्ते एक सुनसान गोदाम में जाता है। वो वहां गया और छिपकर देखा। नोटों के ढेर, हथियार, हिसाब किताब करने वाले लोग। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे देख लिया। सुनील भागा। पुलिस सिपाही उसका पीछा करने लगे। तभी वह एक गली में फंस गया और फिर सिपाही पकड़कर उसे मारने लगे। लहूलुहान हालत में उसने अनन्या को आखिरी कॉल किया। मैडम, गोदाम सबूत है, माफ करना। फोन कट गया। अनन्या का दिल कांप गया। वह डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उन्होंने कसम खाई, सुनील की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सारे सबूत इकट्ठा कर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को गुप्त रूप से एक मंदिर में बुलाया। अनन्या ने भेष उतारा और बोली, मैं आपकी डीएम हूं। अब अत्याचार के खिलाफ जंग शुरू होगी। दुकानदारों की आंखों में उम्मीद जागी। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। योजना बनी, रघुवीर को होंगे हाथों पकड़ना है। रात गहरी होती जा रही थी और शहर की सड़कों पर डर और साजिशें साथ साथ चल रही थीं। डीएम अनन्या अब सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। सुनील की लहूलुहान कॉल के बाद उन्होंने चैन की नींद लेना छोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ अनन्या एएसपी ऑफिस पहुंची। वह जानती थी कि अब अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब छिपा नहीं था, बल्कि ताकतवर था। उन्होंने एएसपी को जानकारी दी। बिना अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस अफसरों को बुलाया, जिन पर उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, अब वक्त है सच को उजागर करने का। लेकिन हर कदम सावधानी से। उधर शहर में खबर फैल गई थी कि डीएम ने दारोगा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानदारों में हलचल थी। डर के साथ साथ उम्मीद भी जाग रही थी। रघुवीर बेचैन हो उठा। उसका नेटवर्क हिला था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पीछे जो लोग हैं, राजनीति से लेकर पुलिस तक, वह उसे बचा लेंगे। उसने अपने आकाओं से संपर्क किया। मैडम, हरकत में आ गई है, क्या करना है? जवाब आया, डराओ हटाओ, जरूरत पड़ी तो खत्म कर दो। रघुवीर ने शहर में अपने मुखबिर फैला दिए। उसका टारगेट अब अनन्या थी, लेकिन अनन्या भी तैयार थी। उन्होंने रमेश को बुलवाया। रमेश, जिसकी दुकान जलाई गई थी, अब खुद सबूत बन चुका था। तुम्हें गवाही देनी होगी, अनन्या ने कहा। रमेश थोड़ा कांपा। मैडम, वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं रमेश, अनन्या ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे पूरा सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पीछे मैं हूं। रमेश ने हाँ कहा। उसकी आंखों में डर की जगह जिद आ चुकी थी। इधर सुनील अब भी अस्पताल में था, लेकिन होश में आ गया था। उसने अनन्या को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मैडम, गोदाम के सीसीटीवी की बैकअप हार्ड डिस्क एक पुरानी लाइब्रेरी में छिपाई गई है। वहां। अनन्या ने सुनील का हाथ थाम लिया। अब और नहीं बोलो। मैं सब समझ गई। उसी रात अनन्या और उनकी छोटी सी टीम लाइब्रेरी पहुंची। वह जगह वीरान थी। दीवारों पर धूल थी और किताबें बेतरतीब फैली थीं। लेकिन एक पुराना अलमारी, जिसमें ताला लगा था, उनका निशाना था। ताला तोड़ा गया। अंदर से एक मेटल बॉक्स निकला और बॉक्स में वह हार्ड डिस्क। अनन्या ने चैन की सांस ली। अब उनके पास पुख्ता सबूत था। अगले दिन उन्होंने सबूतों की जांच के लिए एक गुप्त फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। वीडियो क्लियर था। रघुवीर नोट गिन रहा था। उसके साथ एसपी साहब और वह काले कोट वाला आदमी भी मौजूद थे। अनन्या ने फॉरेंसिक रिपोर्ट हाथ में ली और कहा, अब बारी है हमला करने की। उन्होंने प्लान तैयार किया। शहर के सबसे बड़े होटल में अगले दिन रात को एक बैठक होने वाली थी, जहां पूरे नेटवर्क के लोग इकट्ठा होने वाले थे। अनन्या ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएंगी। एक बार फिर भेष बदलकर इस बार वह वेटर के रूप में वहां पहुंची। उनके पास एक छोटा कैमरा था, जो उनके कॉलर में छिपा था। होटल के प्राइवेट हॉल में एक टेबल पर रघुवीर एएसपी और काले कोट वाला आदमी बैठे थे। बातें हो रही थीं, भविष्य की योजनाएं, नए ठिकाने और सबसे अहम बात, अनन्या को खत्म करने का प्लान। रघुवीर बोला, वो औरत ज्यादा चालाक है। उसे अगर अब नहीं रोका तो हम सब गए। काले कोट वाला आदमी, जो बाद में एक मंत्री निकला, हंसा और बोला, तो खत्म कर दो।
उसे अनन्या की मुट्ठी बंध गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। वह हॉल से निकली और सीधे अपने ऑफिस पहुंची। उस रात उन्होंने पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई। नाम था ऑपरेशन सफाया। अगली सुबह शहर में हलचल थी, लेकिन अनन्या शांत थी। उन्होंने हर जगह अपनी टीम को तैनात किया। वह जानती थी अब सब कुछ दांव पर है। शाम होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। गोदाम, होटल और एसपी ऑफिस, तीनों जगह एक साथ छापे मारे गए। पूरे शहर में सायरन गूंजे। रघुवीर को गोदाम से पकड़ा गया, एसआईपी साहब को उनके ऑफिस से और मंत्री को होटल से। जहां वह एक और मीटिंग कर रहा था, टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, भेष बदलकर डीएम ने गिराया भ्रष्टाचार का सिंडिकेट। शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। तालियों की गूंज थी, लेकिन अनन्या जानती थी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिन्होंने लूटा वह पकड़े गए, पर जो चुप रहे वह भी गुनहगार हैं। अगला कदम उन पर होगा, और यहीं से शुरू होती है। रघुवीर, एसपी और मंत्री सलाखों के पीछे थे, लेकिन अनन्या जानती थी कि यह केवल परत का ऊपरी हिस्सा है। असली ताकत तो वह लोग थे जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सब चला रहे थे। अब बारी थी उन चेहरों को बेनकाब करने की, जो अब तक अपनी चुप्पी और पावर की आड़ में बचे हुए थे। सुबह की मीटिंग में अनन्या ने अपनी टीम से पूछा, हमने उन्हें पकड़ा जो वसूली कर रहे थे, लेकिन वह कौन है जो इस सिस्टम को चलाने दे रहे थे? वह अफसर, वह राजनेता, वह व्यापारी जो सालों से खामोश थे, क्यों? तभी रमेश ने कहा, मैडम, कुछ लोग अब भी हर हफ्ते पैसा देने आ रहे हैं। डर अभी भी जिंदा है। अनन्या चुप हो गई, फिर बोली, अब हमें उन लोगों को सामने लाना है जो खुद को निष्पाप समझते हैं। चुप्पी भी एक अपराध है। उन्होंने नया अभियान शुरू किया, ऑपरेशन चुप्पी तोड़ो। इसके तहत उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिससे लोग गुप्त रूप से अपनी बात कह सकते थे। पहले दिन 3 कॉल आए, दूसरे दिन 17, तीसरे दिन 50। एक कॉल ने अनन्या को झकझोर दिया। फोन पर एक महिला थी जिसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, मेरे पति की मिठाई की दुकान थी। उन्होंने 3 महीने पहले वसूली से तंग आकर जहर खा लिया था। मैंने एफआईआर कराई थी, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत नहीं है। उसी दिन से मैं चुप थी। अनन्या ने उसका पता लिया और उसी शाम उसकी दुकान पर पहुंची। महिला ने अपने पति की डायरी दिखाई। हर तारीख, हर भुगतान का हिसाब लिखा था। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आपके पति की मौत बेकार नहीं जाएगी, अनन्या ने कहा। अब उन्होंने तय किया कि चुप्पी से पर्दा उठेगा। अगले हफ्ते एक जनसभा रखी गई। शहर के सारे दुकानदार बुलाए गए। स्टेज पर सिर्फ एक कुर्सी थी, जिस पर बैठी थी डीएम अनन्या। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगने आई हूं, मैं आपको आपकी आवाज लौटाने आई हूं। अब आप बोलेंगे खुलकर। बिना डर के पहले कुछ देर खामोशी रही, फिर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। मैं 15 साल से इस शहर में दुकान चला रहा हूं। मैंने पहली बार किसी अफसर को डर के खिलाफ खड़ा देखा है। तालियां बजी। फिर एक महिला बोली, मैंने आज तक किसी को सच बोलते नहीं देखा, लेकिन आज मैं बोलूंगी। उस दिन 72 लोगों ने गवाही दी, 31 ने नाम बताए। अनन्या ने सब रिकॉर्ड करवाया, लेकिन असली झटका तब लगा जब एक 13 साल की बच्ची आई और बोली, मेरे पापा की दुकान जलाई गई थी। वह कहते थे पुलिस वाले भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ने ही हमें जलाया। पूरा मैदान सन्न रह गया। अनन्या ने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, अब यह जंग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि टूटे भरोसे के खिलाफ भी है। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हर गली, हर मोहल्ले में जनसुनवाई की जाएगी। उन्होंने मोबाइल यूनिट्स बनवाई जो रिक्शा पर चलती थी, बोलो मत डरो नाम से, जहां लोग जाकर अपनी बात कह सकते थे। एक महीने में 342 गवाही, 109 नाम और 19 नए केस सामने आए। पर जैसे ही केस बढ़े, सिस्टम की असली ताकत डराने लगी। अनन्या पर दबाव आने लगा। मंत्री से लेकर दिल्ली तक से कॉल आने लगे, बहुत हो गया, अब अपनी सीमा में रहिए। डीएम मैडम, लेकिन अनन्या ने कहा, सीमा वहीं होती है जहां अन्याय की शुरुआत होती है। उनके ऑफिस के बाहर धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए। रात में बाइक पर आए। लड़कों ने पत्थर फेंके, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे शहर के स्कूलों में एक पहल शुरू की। ईमानदारी सप्ताह। बच्चे अपने माता पिता से भ्रष्टाचार की कहानियां लेकर आते और खुलकर चर्चा करते। एक दिन एक लड़के ने कहा, मेरे पापा कहते हैं रिश्वत देना भी मजबूरी है। अनन्या ने जवाब दिया, पर मजबूरी को आदत मत बनने दो, क्योंकि एक दिन वह आदत तुम्हारी हिम्मत खा जाएगी।
अब पूरा शहर बदला हुआ था। डर की जगह चर्चा थी। लोग खुलकर बोल रहे थे। लेकिन तभी एक गुमनाम चिट्ठी आई। आपने छोटे लोगों को पकड़ लिया। असली राजा अब भी सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम कोई नहीं जानता। वह सिर्फ एक कोर्ट से जाना जाता है कि नो अनन्या के होश उड़ गए। उन्होंने सुनील को बुलाया, जो अब ठीक हो गया था। तुम्हें केई के पीछे जाना है, अनन्या ने कहा। सुनील बोला, मैडम अब जान की बाजी लगानी होगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा तो लगाओ, क्योंकि यह शहर अब और खामोश नहीं रहेगा। सुबह की पहली रोशनी में भी अनन्या की नींद टूटती नहीं थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ शहर का नहीं था, सिस्टम का था कि नो। यह नाम अब उसके मन में गूंजता रहता। कौन था वो एक आदमी, एक कोर्ट या एक संगठन? सुनील अब ठीक हो चुका था और उसने सबसे पहले वही सवाल दोहराया जो अनन्या के दिल में था। मैडम, K9 की असली पहचान निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें सिस्टम के और अंदर जाना होगा। अनन्या ने कहा, K9 को पकड़ना है, लेकिन बिना कोई गलती किए अगला कदम आखिरी भी हो सकता है। उन्होंने एक कोर टीम बनाई। सिर्फ 5 लोग, सुनील, रमेश, 2 भरोसेमंद पत्रकार और एक साइबर एक्सपर्ट। काम बंटा, सुनील जमीन पर, पत्रकार ताकतवर लोगों की प्रोफाइल, खंगाल ने साइबर एक्सपर्ट डिजिटल ट्रेन पर, और अनन्या केंद्र में साइबर एक्सपर्ट ने कुछ ईमेल और इंक्रिप्टेड मैसेज ट्रेस किए। उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, शक्ति फाउंडेशन। ये नाम शहर में एक एनजीओ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन असल में यह एक मुखौटा था। रमेश को उस फाउंडेशन में भेजा गया एक स्टाफ के रूप में। वहां उसने देखा फॉर्मल कपड़ों में लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि ब्लैकमेल की लिस्ट चला रहे थे। किस अफसर को कितना पैसा दिया गया, कौन सी वीडियो कब रिलीज करनी है, किसे डराना है, सब कुछ लिखा था। सुनील और रमेश ने मिलकर फाउंडेशन के पीछे के ट्रस्टियों की जांच की। एक नाम उभरा, करण शेखावत, शहर में रहने वाला एक अमीर कारोबारी जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहता था। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो सामने आया कि रघुवीर और ईसेपी उससे लगातार संपर्क में थे। अनन्या ने कहा, तो KE9 वही है। करण शेखावत पर यह बात साबित करनी आसान नहीं थी। उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था। इसलिए अनन्या ने प्लान बनाया। करण को उसके ही खेल में फंसाने का पत्रकारों ने एक झूठी रिपोर्ट फैलाई। डीएम के पास अब ऐसे सबूत हैं जो शहर के सबसे बड़े नाम को जेल भेज सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर करण के लोगों की बेचैनी सामने आने लगी। फाउंडेशन बंद कर दिया गया, कुछ कर्मचारियों को बाहर भेजा गया, कुछ तो शहर ही छोड़ गए, लेकिन करण वहीं रहा, शांत, संयमित। पर अनन्या को पता था, तूफान से पहले ऐसी ही खामोशी होती है। उन्होंने रमेश से कहा, करण को झटका दो, अब वक्त है शेर को उसके बिल से बाहर निकालने का। रमेश ने फाउंडेशन के डाटा का एक हिस्सा लीक कर दिया, जिसमें दिख रहा था कि कैसे पैसे के बदले केस बंद हुए, अफसर बदले गए और कुछ लोगों को डराकर देश छोड़ने को मजबूर किया गया। मीडिया में भूचाल आ गया। रातों रात हेडलाइन बनी, करण शेखावत का फाउंडेशन शहर का ब्लैकमेलिंग सेंटर। अब करण को सामने आना पड़ा। उसने एक इंटरव्यू में कहा, यह सब एक साजिश है, मैं तो समाज सेवा करता हूं। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अगले दिन एक ऑडियो रिलीज करवाया, जिसमें करण रघुवीर को कह रहा था, अगर डीएम ने मुंह खोला तो तुम्हें ही नहीं, मुझे भी डुबो देगी। अब शक नहीं, सच्चाई सबके सामने थी। करण की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची, करण गायब था। घर खाली, फोन बंद, फाउंडेशन ठप। शहर में फिर डर की लहर दौड़ गई। अगर वह भाग गया तो सब बेकार जाएगा। लेकिन अनन्या ने कहा, वह भागा नहीं, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। पासपोर्ट ब्लॉक हुआ और फिर एक सुबह खबर आई, करण शेखावत नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। उससे हेलीकॉप्टर से शहर लाया गया। हजारों लोगों ने रास्ते में खड़े होकर देखा। वह चेहरा जो सालों से पर्दे के पीछे से शहर को चलाता था, अब हथकड़ी में था। अनन्या ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, अब शहर की असली आजादी शुरू होती है। करण शेखावत की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक उत्सव सा माहौल था। पहली बार लोगों को लगा कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है, ना कि उनके खिलाफ। डीएम अनन्या ने अगले दिन एक खुला सम्मेलन रखा, जहां हर उस इंसान को बुलाया गया जिसने आवाज उठाई थी। रमेश, सुनील, चाय वाले बाबा, उस 13 साल की बच्ची की मां, सब मौजूद थे। अनन्या ने माइक उठाया और कहा, आप सब ने जो किया वह सिर्फ गवाही नहीं थी, वह इस शहर की आत्मा को वापस लाने की लड़ाई थी। यह जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। तालियों की गूंज से पूरा मैदान भर गया।
लेकिन अनन्या जानती थी अभी काम बाकी था। उन्होंने अगले 6 महीने में दुकानदारों के लिए एक नया सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया, अवैध वसूली की मॉनिटरिंग के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित की, पुलिस विभाग में 23 अधिकारियों का ट्रांसफर किया, भ्रष्ट अफसरों पर केस दर्ज करवाया। रमेश को नगर निगम में रोजगार मिला और उसकी मां के इलाज के लिए सरकार ने विशेष फंड पास किया। सुनील को गैलेंट्री अवार्ड मिला और वह अब डीएम ऑफिस का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर बन चुका था। अनन्या ने शहर के हर स्कूल में एक कार्यक्रम शुरू किया, सत्य की कहानी, जहां बच्चे अपने आसपास की सच्चाई को समझे और बदलाव का हिस्सा बने। पर एक शाम अनन्या अपनी डायरी लिख रही थी जब उनका फोन बजा। कॉल इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो से थी। आवाज आई, मैडम करण ने एक नाम लिया है, एक शख्स जो देश के 4 शहरों में ऐसे ही नेटवर्क चला रहा है और वह शख्स अभी भी आजाद है। अनन्या ने डायरी बंद की। नाम कोड नेम U42। अनन्या ने लंबी सांस ली और बोली, तो यह लड़ाई अब 4 शहरों की होगी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। शहर सो रहा था, लेकिन वह जानती थी यह नींद स्थायी नहीं है। जब तक सिस्टम में जहर है तब तक नींद मुनासिब नहीं। अनन्या ने अपनी टीम को बुलाया। एक नया नक्शा टेबल पर फैला, 4 शहरों को लाल घेरे में चिन्हित किया गया। सुनील बोला, क्या फिर से भेष बदलेंगे मैडम? अनन्या मुस्कुराई, इस बार नहीं। अब हम चेहरों के साथ लड़ेंगे, बिना छिपे, क्योंकि अब हमें सिर्फ सड़कों से नहीं, सोच से लड़ना है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस पहला अध्याय था। सिस्टम को झटका मिला है, लेकिन जड़ें अब भी हैं। अनन्या तैयार हैं, सुनील तैयार है, और शायद अगली बार आप भी हो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।